ब्रेक के बाद 10 कदम दा ट्रेड में आप सभी का स्वागत है और 10 कदम दा ट्रेड में हमारे साथ प्रशांत सावंत और प्रकाश का बस पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी आएंगे और साथ ही साथ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे। इनसे करेंगे बातचीत और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज श्री वैभव सांघवी CFO आस्क हेज सॉल्यूशंस के हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे करेंगे बातचीत। अर्निंग सीजन उनको कैसा लग रहा है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स में कैसा है, सब पे होगी खुल के बातचीत। और ब्लू जेट हेल्थ केयर की आज लिस्टिंग होगी। याद रखिएगा ये इशू जो कि रिटेल में कम थोड़ा सा फीका रहा था, इसका सब्सक्रिप्शन लगभग 850 करोड़ रुपए का ये IPO करीब 346 रुपये इशू प्राइस था इसका। इसकी लिस्टिंग पर भी रहेगी हमारी नज़र। मात्र 1 मिनट का समय बाकी है और एक बार इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर लिस्टिंग के विजुअल्स आते हुए और 346 रुपये का करीब 840 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड मोबिलाइज किया था। QIP पोर्शन इनका करीब 14.25% और HNI लगभग 13.5%। रिटेल इनका करीब 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और इसको देखेंगे और उसके बाद आज हालांकि इनको बहुत एक मजबूत मार्केट नहीं मिल रहा, लेकिन ये 346 का अगर आप देखें इशू प्राइस था एंड 385 लगभग 40 रुपये ऊपर, यानी करीब 11.25%। यानी सूरत हाल जो इस वक्त सेकेंडरी मार्केट में उसके अनुपात में ये ठीक ठाक लिस्टिंग मानी जाएगी। लगभग 11% का यहाँ पर लिस्टिंग प्रीमियम आपके स्क्रीन पे लगभग 11.25% ऊपर 385 के स्तर पे। ओके, इस लिस्टिंग से निकल के अब इंडस्ट्रीज पे जाते हैं। निफ्टी एट डे लो 19038 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ। याद रखिएगा बाजार में ऊपर टिकने की भी जान तो नहीं थी, बट टेस्ट ये होना है कि इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले हम अपने बेस जोन्स को, चूँकि हमने लास्ट फ्राइडे और मंडे में रीगेन किए थे ऑप्शन बेस 19,000, ऑप्शन बेस 42,500, उसको सिक्योर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो देखना होगा। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज़ क्या हैं मैम, और थोड़ा सा टिप्पणी आप इंडस्ट्रीज पे कीजिएगा, आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे। जी गुड मॉर्निंग। और इंडाइसिस पे मेरे हिसाब से सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है फॉर स्मूथ फॉल। और पिछले 2-3 दिन में हमने अच्छी खासी रैली देखी थी। अब वो रेजिस्टेंसेस पे है और ये रेजिस्टेंसेस सारे ही टाइम फ्रेम पे नजर आ रहे हैं, तो एक अच्छी गिरावट अब हमें देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पे निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से 19232 के नीचे जब तक रहेंगे, यहाँ से 100-125 पॉइंट का रेजिस्टेंस जो है वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये गिरावट के चांसेस बने रहेंगे। जो काउंटर को डाउन साइड पे जो रिसेंट लोज हमने बनाए थे 18,900 के आसपास, वहां पे हमें लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट बहुत आसानी से आ सकती है। मेरे जो कॉल्स रहेंगे उसमें L&T और एशियन पेंट्स दोनों रहेंगे शॉर्ट साइड पे। L&T में रिजल्ट के बाद जब कोई ऐसे टॉप बनाता है तो वो टॉप काफी रिलायबल रहता है और गिरावट आगे और एग्रेवेट होती है। तो जब तक ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से 2930 के नीचे रहेगा तब तक डाउन साइड पे ये 2880 की तरफ और 2860 की तरफ जाता हुआ हमें फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। और एशियन पेंट्स की जहां तक बात है, इसमें भी अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। ये काउंटर जब तक 3005 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी और डाउन साइड पे ये जा सकता है 2960 एंड 2940 फ्यूचर्स। पेंट और साथ ही L&T दोनों ही शॉर्ट साइड के ट्रेड्स हैं जो रचना जी ने आपके सामने किए हैं पेश, और दोनों में दरअसल वीकनेस पिछले आधे घंटे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रुचित गुड मॉर्निंग, बताइए आपके 2 ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। मोमेंटम नेगेटिव है, लेकिन 19,000 के आसपास आज इंट्राडे सपोर्ट है, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा में देखेंगे तो 19,000 की पुट ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक यहाँ पे मैं शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढूंगा, बट रादर कुछ 1-2 कॉन्ट्रा बाइज देखूंगा, और कुछ पुल बैक मूव आता है तो हायर लेवल पे वापस से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के देखेंगे। तो 2 स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है, इसीलिए पुल बैक मूव के लिए सबसे पहला रहेगा HCL टैग। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, यहाँ पे हमने कल अच्छे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखे, जहाँ पे कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस अनवाइंड की। तो मार्केट के करेक्शन के बावजूद स्टॉक काफी स्टेडी है। तो HCL टेक में खरीदारी करें, 1255 के स्टॉप लॉस से 1330 के अराउंड के टारगेट्स के स्टॉक में आ सकते हैं। और OMCs में कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि IOC और BPCL जैसे स्टॉक्स में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वहां पे हो रहा है। कल IOC के रिजल्ट्स के बाद हमने कैश मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए देखे। तो BPCL लेकिन मेरी खरीदारी की सलाह है। सो BPCL में एक तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में तो काफी और
रुचित, HCL टेक आपने 1355 के लिए दिया है। BPCL का टारगेट अनफॉर्चुनेटली मैं सुन नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है, आपकी ऑडियो टूट रही है, लेकिन ईदर वेज ये एक तेजी वाला ट्रेड है और BPCL आज का आउट परफॉर्मर भी है। गावा साहब बताइए, नया ट्रेड? जी हाँ, कैनफिन होम्स अच्छा लग रहा है मुझे। 772 पर ट्रेड कर रहा है कैनफिन होम्स, एक अप मूव मिलना चाहिए। पॉसिबल है कि 790 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 760 का। इसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं कैनफिन होम्स। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो है वेदांत। यहाँ पर भी एक अच्छा अप मूव मिला है। इज मोर ऑफ एक बाउंस बैक है और कुछ नहीं है। 233 तक जा सकता है, 230 कह सकते हैं जा सकता है। स्टॉप होगा 220 का वेदांत। 220 और 230 ये टारगेट और स्टॉप लॉस। ये प्रकाश सर, ये जिंदल वाला नया एक संस्करण आपने निकाला है क्या, वेदांता वाला? वेदांत है? वेदांत, ये नया Yes. तरीका, ये पिछले 2-3 बार से मैं नोटिस कर रहा हूँ। यस यस है? यस। जिंदाल उधर हो गया, इधर वेदांत। ना ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आप सीनियर है, बोल सकते हैं। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, दोनों ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेंगे। जो मेरी राय है वो बिल्कुल रचना जी के साथ में सहमत हूँ कि हम 18,900 18,850 रीटेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट शॉट होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे मेरा एक गैप रेजिस्टेंस है, जो रैली आ रही है एक दिवाली के बाद वहां पे। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 392 392 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 370 का 370। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा टाटा कॉम, एक्सट्रीमली वीक पैटर्न, उसके बाद एक रैली आई है। तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह होगी। और 1685 1685 मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मेरा होगा 1605 का 1605 का। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड आपके लिए टाटा कॉम में 1505 के टारगेट के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। ये आपके लिए अब तक की स्थिति, खुले हम ठीक थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जो सेल साइड की पोजीशंस है वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई ज़रूर दी हैं। कुछ स्टॉक्स जो अभी भी स्टेडी होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने डिक्सन टेक की बात नहीं की, वीरू ने इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स, कैनफिन ये सब मेंशन किया। डिक्सन टेक पर रचना जी आपकी क्या राय है? नतीजे हमने देखे, वहां पर परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है इस बारी। जी, जहां तक डिक्सन टेक की बात है, नतीजे ठीक ठाक रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ट में काफी वीकनेस नजर आ रही है और मेरे हिसाब से ये वीकनेस फर्दर एग्रेवेट हो सकती है, ऐसा हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स दिखा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग से तो इंट्राडे में कोई लॉन्ग करे अलग बात है, अदरवाइज पोजिशनली यहाँ पे शॉर्ट साइड पे ज्यादा चांसेस है कि आपका ट्रेड वर्कआउट करे। और यहाँ पे डाउन साइड पे अगर 5100 का लेवल टूट गया, जिसपे हम अभी बैठे हुए हैं, तो डाउन साइड पे कम से कम 100 से 250 पॉइंट का फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। प्रशांत, मैक्स फाइनेंशियल देखा क्या आपने? क्योंकि यहाँ पर अब बिकवाली इस समय करीब 4.25% की आ गई है, मार्जिन्स पर दबाव रहा है। अब वो इतना ड्रैग करेगा स्टॉक को, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। लेकिन ये क्या प्री पोजिशनिंग थी जो अनवाइंड हो रही है? कैसे पढ़ेंगे इस मूव को? जी हर्षा जी, ये क्लियर कट अनवाइंडिंग नजर आ रही है। और इनफैक्ट इसमें वीकनेस तब आएगी जब जो स्विंग लो बना हुआ है, जो करीबन 860 860 का है, ये अगर ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से फ्रेश बिक वाली आएगी। तो मेरी सलाह ये होगी कि जिनके पास भी पोजीशन हो वो 860 के जस्ट नीचे, यानी बहुत नजदीक 858 स्पॉट आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो आपको लॉन्ग्स में से एग्जिट करना होगा। इनफैक्ट 860 के नीचे इसमें फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट किए जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 870। और शायद स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो आपको 840 45 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं बिलो 860। ओके, मार्केट से दे लो। निफ्टी करीब 19,033 पर फ्लोट करता हुआ। ये प्रश्न यही होगा कि आज हम 19,000 के ऑप्शन बेस को बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, लेकिन इसका जवाब हम कुछ देर पर जुटाएंगे। लेकिन जब जवाब जुटाने के लिए लौटेंगे तो हमारे साथ कार्यक्रम के उस छोर पर होंगे मौजूद आज श्री वैभव सांघवी। उनसे करेंगे बातचीत। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में CNBC आवाज़ पर सुनेंगे आप वैभव जी को। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब तक सुबह से हमने काफ़ी सारे ट्रेड पर्सपेक्टिव से बातचीत करी, इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। लेकिन अब थोड़ा सा इस सूरत हाल को जिसमें हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट्स, कमोडिटीज़, मेटल्स और साथ ही साथ इक्विटीज़, उसको थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। श्री वैभव सांघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
अभी हम इस पूरे अक्टूबर में अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ों से घिरे रहे। आई मीन यूएस बॉन्ड यील्ड, अब यूएस फेड का निर्णय, हमारा खुद का अर्निंग सीजन और उसके बाद ये वॉर। हालांकि आज जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त एक चीज़ कह सकता हूँ कि इस वॉर के बीच में जो हमको एक बहुत बड़ी चिंता थी कि क्रूड कहीं 100 या फिर 100 से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में ना चला जाए, एज ऑफ नाउ वो तो नहीं हो रहा है सर। आप इस सूरत हाल को कैसे जज कर रहे हैं और अभी यहाँ से कितना डाउन साइड और लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? आई थिंक जिस हिसाब से हम मार्केट देख रहे हैं ये ओनली क्रूड की बात नहीं है। ऑफ कोर्स क्रूड एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है, बट साथ साथ में जैसे आपने कहा कि फेड रेट्स अगर हम देखें लास्ट डेट से 2 साल के बीच में वर्चुअली 0% से ब्याज दर 5% के करीबन हो गई है यूएस 10 ईयर सिक्योरिटीज की। इन सिनारियों में अगर हिस्ट्री में देखें तो जब भी इतनी शार्प मूवमेंट आती है ब्याज दर में तब हम उसका असर डेफिनेटली व्यापार पे देख सकते हैं, इकोनॉमी में देख सकते हैं। इस टाइम अगर हम वेरियस एसेट्स क्लास की बात करें तो हमें उसका भारी इम्पैक्ट एक्विटीज में अभी तक फिलहाल नहीं दिखने मिला है। ऑफ कोर्स बॉन्ड मार्केट्स में उसका असर हुआ है, बट एक्विटीज एक ऐसा एसेट क्लास है अभी तक उसका अपने असर नहीं देखा है। हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका असर कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी और इकोनॉमी जैसे स्लो होगी हमारा व्यू है कि इसे एक्विटीज में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असर तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट जैसे हम देखते हैं फ्रॉम अ लोकल मार्केट्स, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप की तो बात अलग है, बट ऑन लार्ज कैप बेसिस ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से हम वैल्यूएशंस के हिसाब से एट दिस फेयर वैल्यू पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काफी एक्सपेंसिव है या काफी चीप है, बट फेयर वैल्यू के आप करीबन चल रहे हैं। अगर डाउनग्रेड्स होती हैं अर्निंग्स की तो हम थोड़ा डाउनसाइड देख सकते हैं, बट ब्रॉडर मार्केट एक वैसी जगह है जहां हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट है वैल्यूएशंस को लेकर। ओके, वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा डिस्कम्फर्ट आप में है। वैभव जी एक बात बताइएगा, एक बात तो कहनी बनती है, डॉक्टर साहब जरा फुल पे दिखाइए वैभव जी को। जब मैंने आपको पहली बार देखा आज बहुत दिनों बाद, क्या गजब वेट लॉस हुआ है आपका, गजब। क्या चल रही है सर डाइट आपकी, या फिर जिम बहुत जोर शोर से है? मुझे पहचानना मुश्किल हो गया, यकीन मानिए। नहीं, काफी टाइम के बाद हम इंटरेक्ट कर रहे हैं स्वस्थ है ना आप? यस यस ऑफ कोर्स। नहीं सर, हाँ गूगल पे आपकी इमेजेस हैं पुरानी, ऐसी बात नहीं है। आई मीन बट बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वाकई सराहनीय अंतर है सर ये। खैर चलिए, आप थोड़ा सा वैल्यूएशंस की बात की आपने, जिसको लेके आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। पहली चीज़ जिसको मैं शायद यहाँ पर जज करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आपसे कि बैंकों को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? प्रमुखतः 2 चीज़ें थी, आईटी और बैंक्स में जिस प्रकार के नंबर्स आए, स्पेशली एनआईएम्स के फ्रंट में, वो ठीक ठाक रहे या फिर ये एनआईएम्स का डिप आपके अनुमान से ज़्यादा तेज़ था, तीव्र था? और बैंकों पे आपका आउटलुक, इन वैल्यूएशंस पे आप बैंकों में भी कंफर्टेबल हैं या थोड़े से आपको यहाँ पर वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रहे हैं इस यू टर्न के बाद? अगर आप बैंक्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स में हमने देखा कि काफी अच्छी रैली हुई है। ऑफ कोर्स उनके वैल्यूएशंस भी चीप थे और नीचे के लेवल से काफी ऊपर आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी ऑन क्वार्टरली बेसिस अच्छी रही है, बोथ ऑन द एनपीए नंबर्स, एनआईएम्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑन एन ओवरऑल बेसिस एज वेल। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स ने खराब परफॉर्मेंस की है, इट्स जस्ट दैट कि कंपैरेटिवली पीएसयू बैंक्स ने ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, इसलिए हमने रैली पीएसयू बैंक्स में देखी है अभी तक। जिस हिसाब से निम्स की कंप्रेशन हुई है लास्ट क्वार्टर में, अगर हम देखें ओवरऑल नंबर्स पे, आई थिंक वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ेगी, तो थोड़ा प्रेशर आना जायज था। और जैसे जैसे गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट अगर स्टेबल होता है, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, तो हमें लगता है कि वो निम्स का स्टेबिलिटी प्रीटी सून आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर इंडिपेंडेंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर देखें कि किस बाजू हमें इन्वेस्ट करना है, तो फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमें प्राइवेट बैंक्स में बहुत कंफर्ट है, प्योरली बिकॉज उनकी रीच, उनका मैनेजमेंट, उनका रिस्क असेसमेंट हमें बेहतरीन लगता है एज कम्पेयर टू दी अदर काइंड ऑफ बास्केट्स।
सो वहाँ लॉन्गर टर्म प्रेफरेंस है, लेकिन टैक्टिकल प्ले के हिसाब से स्टिल थोड़ी PSU बैंक्स में रूम हो सकती है, बट इट इज मोर ऑफ अ टैक्टिकल थिंग रादर देन अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वैभव जी गुड मॉर्निंग, हर्षिता बोल रही हूँ। लार्जली इस समय कैपिटल गुड्स और ये इंफ्रा थीम पर आपका क्या रुझान रहेगा, क्योंकि एलएनटी के नंबर्स जोरदार थे, उसके बावजूद स्टॉक में आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी कहती है कि ऑर्डर बुक आगे और बेहतर होगी, अच्छी विजिबिलिटी है, इनफैक्ट वो अपने गाइडेंस को ज्यादा बीट करने के लिए भी कॉन्फिडेंट है। क्या यही हम एक्सपेक्ट करें बाकी इंफ्रा प्लेस से भी? आई थिंक वन थिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, अगर हम 2014-15 से देखें, जब से नई सरकार आई है, उनका कंटिन्यूअस एम्फेसिस ऑन सप्लाई साइड रहा है। इन द लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 साल या 3 साल में उसको काफी मोमेंटम मिला है, और आप देखेंगे तो कि काफी इंडस्ट्रियल्स और मोस्ट प्रोबेबली सब कैप गुड कंपनीज में भी उनकी ऑर्डर बुक काफी स्वेल हुई है। सो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, आई थिंक वो कंटिन्यू करेंगे अच्छा करने का। नाउ क्वेश्चन हियर इज के बिजनेस तो बहुत बेहतरीन कर रहा है, और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स ऑल्सो उनकी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, बट क्या वैल्यू देना चाहिए उन बिजनेस का, वो दूसरा क्वेश्चन है। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, तो अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के अगर कंपेयर करें, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वो काफी एक्सपेंसिव चल रहे हैं। सो हमारा व्यू फिलहाल पॉजिटिव है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट वैल्यूएशंस के लिए हम थोड़ा राह देखेंगे। अगर मार्केट करेक्ट होती है, ये सेक्टर्स थोड़ी करेक्ट होते हैं, तब जाके हम निवेश करने और इन्वेस्ट करने का हम सोचेंगे इसमें। ओके, तो करंट लेवल्स पर नहीं। अब अच्छा, आज ऑफ कोर्स ऑटो का थोड़ा सा फ्लेवर आता हुआ दिखाई दिया, जब एमएनएम के नंबर्स आ गए तो उस पर मैं एक बार नजर डाल लेती हूँ। स्टॉक 1.5% ऊपर है, टॉप गेनर्स में शामिल होता हुआ। रिकॉर्ड मंथली बिक्री देखने को मिली है कंपनी की तरफ से, इसीलिए वो स्टॉक इनफैक्ट इस समय 1.5% तक का इजाफा दिखाता हुआ। 80,000 से ज़्यादा यूनिट्स इन्होंने मेरे ख्याल में बेची है इस पर्टिकुलर महीने, और पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 35% तक का इजाफा देखा जा रहा है। ओवरऑल ये ऑटो का जो सेंटिमेंट है अच्छा देखने को मिला है अब तक, स्पेशली ऑन दी एसयूवी साइड। वो मारुति के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ था। वैभव जी, ये पूरा पैक फोर व्हीलर्स का क्या यहाँ पर आपको लग रहा है और स्कोप है तेजी की पोजीशंस नहीं लेने का, कंसिडरिंग ये काउंटर्स लार्जली परफॉर्मर्स रहे हैं इस मार्केट में? ऑफ कोर्स आई थिंक उनका, अगर हम ऑटो पूरे पैक का अगर बात करें, तो उनको 2 बेनिफिट हुए हैं। वन के RM रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी नीचे आए हैं, उसके कारण मार्जिन्स अक्रॉस द कंपनीज अच्छे हुए हैं। एट द सेम टाइम उनके सेल्स नंबर्स की भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन चालू है, उनके नंबर्स थोड़े एनकरेजिंग आएंगे। सो इन अ वेरी इमीडिएट शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट ये पूरे पैक में ठीक रहेगा। एट द सेम टाइम हम अगर इलेक्शंस की बात करें, जैसे मार्च 2024 और मई 2024 में अगर समझो इलेक्शंस हैं, तो 6 महीने के बिफोर हम जनरली इकोनॉमी में थोड़ी अच्छी एक्टिविटी देख सकते हैं, और उसमें ऑटो नंबर्स भी थोड़े बेहतर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, बट हम ये भी एक ध्यान रखना चाहिए कि काफी सेगमेंट्स ऑफ ऑटोज में हम सिक्लिकल टॉप देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो वैल्यूएशंस ठीक है, बट there is a possibility कि after this very short term sentiment which is good, वहां से थोड़ी गिरावट हम देख सकते हैं फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। सो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए ऑन एन ओवरऑल ऑटो काइंड ऑफ थीमेटिक। इट इज मोर ऑफ अ शॉर्ट टर्म थिंग रादर देन अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। ओके वैभव जी, इस वक्त बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किसी स्पेस को लेकर ट्रेडर्स का या फिर इन्वेस्टर्स का है या फिर एचएनआईज का है, वो है रियल स्टेट। आपसे मैं बात भी कर रहा हूँ तो उस वक्त बहुत सारे काउंटर्स डिकेड हाइट पे ट्रेड कर रहे हैं। रियल स्टेट पे आपका कन्विक्शन क्या है, और रियल स्टेट के पीछे पीछे रियल स्टेट एनसीडी जिसने पॉलीकैब ने अच्छा पैसा बना के दिया, एस्ट्रल ने पैसा बना के दिया, सेंचुरी प्लाई ने पैसा बना के दिया, एंड वी हैव सब HFCs एज वेल। आपका इन 3 कॉम्बिनेशंस पर व्यू क्या है सर इस वक्त? See, I think post-COVID period, I think real estate and associated industries, building materials की industries बात करें, सभी ने बहुत ही बेहतरीन किया है। Of course, I think
तभी ब्याज दर भी बहुत कम थे, इसलिए उनका फायदा भी हुआ है। बट हम इस सिचुएशन में बैठे हैं जहां ब्याज दर काफी एलिवेटेड है और काफी कुछ सेल्स मोमेंटम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा कि ये इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स का कितना प्रभाव सेल्स पे और बिक्री पे होती है, स्पेशली ऑन द रियल एस्टेट साइड। ऑफ कोर्स बिल्डिंग मटेरियल्स एक ऐसी चीज है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियल एस्टेट सेल्स सबको करना है, प्योरली बिकॉज सबको अपना घर बहुत ही अच्छा बेहतरीन दिखाना होता है या एक्सपीरियंस करना होता है। सो हमें लगता है कि वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां सिक्लिकलिटी जब जैसे हमने अर्लियर देखी थी उतनी सिक्लिकलिटी हम नहीं देखेंगे उसमें, तो वो इंडस्ट्री थोड़ी बेहतर कर सकती है। बट फ्रॉम अ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव वो काफी कुछ डिपेंडेंट है ऑन द ब्याज दर, और ब्याज दर एट दिस पॉइंट इन टाइम एलिवेटेड है। उसका प्रभाव कितना पड़ता है हमें देखना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 years। सर फार्मा में आपकी कोई चॉइस या फिर अगर डिफरेंसेस में रहना हो, क्योंकि हम अगर मैं दो धड़ों को छेड़ूं यहाँ पे, फार्मा या फिर एफएमसीजी, इन दोनों में से ज़्यादा कन्विक्शन मतलब किस पर है आपका इस वक्त? फार्मा कंपनीज ने ये क्वार्टर में एटलीस्ट हम अगर नतीजे देखें तो नतीजे ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़े बेहतर हुए हैं। एफएमसीजी में फिलहाल अभी भी हमने वॉल्यूम ग्रोथ की इतना मोमेंटम नहीं देखा है। हम और बट एक्सपेक्टेशन ये है कि अहेड ऑफ 6 months ऑफ इलेक्शन उसमें थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। सो प्रोबेबली फार्मा एंड स्टेपल्स दोनों एज अ डिफेंसिव बेट ठीक लग रहे हैं, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 6 months to 12 months, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट स्टैंड पॉइंट। एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए या एक इवेंट पास हो जाए, फिर हम देखेंगे कि किस बाजू स्पेंडिंग होनी है फ्रॉम एन इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट, एंड देन वी कैन टेक अ कॉल लेटर ऑन। वैभव जी, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अब आपकी क्या राय बन रही है, क्योंकि नतीजे सामने आ गए हैं, अभी भी थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक मैनेजमेंट की तरह से बनता हुआ दिखाई दिया है, और ऑफ कोर्स आईटी में क्या होगा इसके तार तो सीधे यूएस फेड से ही जुड़े हुए हैं। अब क्या पोजीशनिंग आप एडवाइस कर रहे हैं इधर? See, आईटी में आई थिंक हमने देखा है कमेंट्री आफ्टर कमेंट्री इन टर्म्स ऑफ कंपनीज रेवेन्यू में काफी प्रेशर दिख रहा है। वाइल अगर शॉर्टर टर्म की बात करें तो वो प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। उनकी ऑर्डर बुकिंग्स फिलहाल ठीक है, बट मेरा लार्जर फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि किस बाजू टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, किस बाजू लैंग्वेज मॉडल्स जिस हिसाब से बन रहे हैं उसके कारण बिजनेस मॉडल्स में क्या चेंज होंगे। आई थिंक वो बहुत मायने रखता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर हमें लगता है कि वो एक फंडामेंटली जिस हिसाब से जो आउटसोर्सिंग हो रही थी या कोडिंग हो रही थी फ्रॉम एन आउटसोर्स पर्सपेक्टिव, वो काफी कुछ चेंज हो सकती है फ्रॉम एन इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट। जिस कंपनी उसको अडॉप्ट बेहतरीन तरीके से करेगी उनकी ग्रोथ कंटिन्यूड रहेगी, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वो टर्बुलेंस रहेगा, रेवेन्यू पे प्रेशर है। सो आई वुड रादर एट दिस पॉइंट इन टाइम अवॉइड, अनलेस कि वो डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी अट्रैक्टिव होने लगे, तब तक के लिए वी विल प्रोबब्ली अवॉइड दैट। मैं आपसे इजाजत लेने से पहले मिड कैप पर राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक स्पेस है जिसमें सबसे ज़्यादा इनफैक्ट फंड्स का पैसा लगा है। रिटेल निवेशक यहीं पर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके पैसे लगाते हैं। जो रीसेंट करेक्शन है क्या वो काफ़ी है, या फिर आपको लग रहा है कुछ और निचले स्तर मिलेंगे, यहाँ पर कुछ और डिटीरिएशन देखने को मिल सकता है? आई थिंक अगर आप प्योरली वैल्यूएशंस की बात करें तो हमें लगता है कि फ्रॉम लॉन्गर टर्म बेसिस मिड कैप अभी लार्ज कैप से काफी प्रीमियम पे चल रहे हैं, और हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि उनका स्विंग फ्रॉम प्रीमियम टू डिस्काउंट होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। सो निवेश करना फ्रॉम मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप, अगर आपका व्यू होराइजन 5 साल 10 साल है तो ऑफ कोर्स उसमें देख सकते हैं। बट अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर एक साल से 3 साल के बीच में, तो वैल्यूएशंस हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, और हम रादर एट दिस पॉइंट इन टाइम अवॉइड करेंगे इन फेवर ऑफ काइंड ऑफ लार्ज कैप्स।
बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सांघवी हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए मार्केट के आगे के एक्शन पर, व्यू पर। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट बिग बॉयस में, उस पर हमने चर्चा की। 19,050 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक में भी आप देखिए 150 पॉइंट तक का नुकसान बनता दिखाई दिया है। कुछ अलग ट्रेड अगर बना हो पिछले 10-15 मिनटों में, वो ऑटो कंपनियों में और थोड़ा सा जोर आता दिखाई दे रहा है। आयशा, हीरो जैसे काउंटर्स थोड़े से बैठ रहे हैं तेजी की तरफ। एसबीआई का साथ है। रुचित, एसबीआई पर कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव इस पॉइंट इन टाइम? मोर एक कंसोलिडेशन लग रहा है, लेकिन पुल बैक मूव में ये स्टॉक में 575 577 ये लेवल्स मे बी नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में दिख सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो इतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहे, बट लेकिन अगर किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो 575 577 तक के पुल बैक तक वेट कर सकते हैं। तो ये एसबीआई पर राय, पुल बैक का वेट करें, थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही है, 0.5% ऊपर, लेकिन ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए, आप दोनों से लेंगे इजाज़त। शुक्रिया रुचित और रचना हमारे लिए समय निकालने के लिए। और वीरू और मैं लेंगे इजाज़त और बेटन पास ऑन कर देते हैं नीरज जी को, जो आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और आपके सारे सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे।